अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मस्जिद सामीन हजरात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल जानवर किस्त नंबर 19। मस्जिद सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। गोरी मेम ने टॉलर के आदमी हरमन का लाया हुआ कोक मेरी तरफ बढ़ा दिया और रचना को स्ट्रॉ देकर इसका गाल थपथपाते हुए बाहर तकरीर करने वाले 3 पेस में मलबूस सफारतकार के बारे में हंस कर बताने लगी कि मूड बिगड़ जाए तो वो बेहतरीन सफारतकार बन जाता है। इस वक्त वो मुकामी बर्मी कमांडरों को ऐसी तैसी कर रहा होगा। कहने लगी, बाहिर इनको उधेड़कर यहाँ ट्रॉलर में आएगा, उन पर झपट पड़ेगा। बाउला है मगर है बहुत ही लायक आदमी। हम कोक पीकर फारिग हुए तो गोरी मेम ने अपना तारुफ कराया, बोली, मैं मिसेस गीजल हूँ। हना गीजल? तुम दिलेर आदमी हो, तुम मुझे हना कह सकते हो। ये बताओ, वहाँ टेंट के पास खगरीस वाले तुम कैसे मौजूद थे? मैंने मदद के लिए इधर उधर देखा, कौन मदद करता, मजबूरी थी, बताना ही पड़ा। मैंने कहा, मैं अंदर विहार में फंस गया था, इसी वक्त दीवार कूद कर बाहर आया था। इसने अपने थोड़ी पर हाथ फेरा। अंदर के वाकई की भागा हुआ कैदी कोई शेर अली मौजूद है या ये लोग बहाना बनाकर घुसना चाहते हैं? मैंने जवाब देने से पहले तोक्कू किया। वो मेरी सूरत के जा रही थी। मैंने कहा, नहीं, अंदर अब कोई शेर अली नहीं है। समझी। और हाँ, ठीक तो है, लड़की ने तुम्हारा नाम लेकर पुकारा था शेर। तुम क्या ठीक कह रहे हो? वो हंसी। अंदर अब कोई शेर अली नहीं। हा। मैंने शर्मिंदगी से हाँ में सर हिला दिया। हना ने पूछा, अंदर मर्द कितने हैं? ठहरो बताती हूँ। हाँ, एक कुक और एक ड्राइवर इस वक्त, बस 2। वो लेटर जो मुझे अंदर से मिला है वो तुम्ही ने लिखा होगा। अंदर एक तुम्ही अंग्रेजी पढ़े लिखे मर्द होगे। वो खत मर्द के लहजे में लिखा गया था, राइट? मैंने सटपटाकर इसका लफ्ज दोहरा दिया। खत? कहने लगी, हाँ खत जो ये लड़की लाई थी। इसने रचना के कंधे पर हाथ रख दिया। खुदाया, तो ये रचना थी जो सांप की जोन में बाहर आई थी। ये रचना थी जिसने जान पर खेलकर खत पहुंचाया। मेरा हलक खुश्क हो गया। मोरनी और कुसुमी ने तो ये बात मुझसे छुपाई थी, छुपानी भी चाहिए थी। अब हना की लाइल्मी और सादगी में ये खतरनाक बात मेरे इल्म में आ गई है। खुदा रहम करे, ऐसा तो नहीं कि ये बात जानने वाला मैं सातवां आदमी हूँ। अगर ऐसा हुआ तो रचना बेचारी तो गई, सूरज डूबने के साथ खत्म हो गई ये लड़की। हना गीजल मेरी सूरत देखे जा रही थी। एकदम कहने लगी, क्या बात है, तुम पीले पड़ गए, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, ठीक हूँ, इस लड़की की तरफ से परेशान, इससे कुछ पूछना चाहता हूँ। हना उठकर एक तरफ चली गई। जरूर, तुम पूछो, मैं अभी आई। रचना हम दोनों को अंग्रेजी में बातें करते देख रही थी। इसने कबीले के साथ ज्यादा वक्त गुजारा होगा, इसलिए इसे अंग्रेजी जुबान की इतनी समझ नहीं थी, मगर इसे एहसास हो गया था कि खुद इसी के बारे में कोई बात की होगी। हना के जाते मैं इसकी तरफ मुड़ा तो खुद ही धीरे से बोली, क्या कोई मेरी बात है? क्या है? मैंने हाँ में सर हिलाए से समझाते हुए कहा, रचना पहले पूरी बात सुन लेना, समझ लेना, फिर जवाब देना। बोली, अच्छा ऐसा ही करूँ। मैंने पूछा, तुम्हें खत लाई थी इस गोरी मेम के लिए? इसने बात सुनी, लम्हे भर को रुककर हाँ में सर हिला दिया। तुम्हें ये खत मोरनी ने दिया था? इसने फिर हाँ में सर हिलाया। खत लेकर तुम बिहार से बाहर किस तरह आई? इसकी आंखों में खौफ की एक लहर आई, गुजर गई। संभल कर बोली, मुझे बाहर आने का एक रास्ता मालूम है। वैसे ही बड़ी अजाबनाक कैफियत से गुजर कर आई थी। मैं इसे ज्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहता था, मगर ऐसी नाजुक सूरत थी कि असल सवाल से पहले मैं अपना इत्मीनान कर लेना चाहता था। मैंने धीरे से पूछा, क्या वो रास्ता एक परनाले, पत्थर की ढकी हुई नाली और खजूर के दरख्त से होकर गुजरता है? रचना के चेहरे पर खौफ जैसे एक निकाब की तरह मुंडा हुआ था। वो हकलाकर बोली, खबर नहीं शेर अली, तुम क्या कह रहे हो? मैंने इतनी नरमी से पूछा, क्या मोरनी को घंटे भर बाद आना था, तुम्हें ले जाने को आना था और वो ना सकी थी? क्या इसीलिए तुम अकेली बाहर रह गई थी? रचना का चेहरा रुहासा हुआ, मगर इसने खुद पर काबू पाया। फिर बेताब होकर पूछा, मोरनी को इसे कुछ हुआ तो नहीं? मुझे अब यकीन हो गया कि रचना ही काय बदल कर आई थी। मुझे आखिरी सवाल पूछना था और वो मैंने पूछ लिया। रचना, खूब सोच समझ कर जवाब दो। बताओ, मुझसे पहले कितनों को ये मालूम है कि तुम काय बदल कर कुछ बन सकती हो? इसने झटके से अपना चेहरा उठाया। इसकी आंखों में एक ही जान से रोशन थी, होंठ कपकपा रहे थे। वो 1 मिनट से ज्यादा मेरी आंखों में देखती रही। मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि इसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश है। न चाहते हुए भी आदमी इसे देखते रहने पर मजबूर हो जाता है। वो मुझे देखती रही, पर शूरी कोशिश से इसने नजर हटाई और धीरे से बोली, सोचती हूँ, बताती हूँ, तुमको मिला के 4, बस 4 को खबर है। मेरे सीने से जैसे एक भारी बोझ उतर गया। वो मुझे मुस्कुराता देखकर खुद भी पुरस्कून हो गई, मगर अगले लम्हे पल बेताबी से बोली, तुमने बताया नहीं शेर अली, मोरनी क्यों नहीं आई थी? मैंने कहा, परेशानी की बात हो गई थी, मगर अब कोई परेशानी नहीं है, वो ठीक है। इसे मोरनी को दीवार पर किसी ने शिकार समझकर गिरा लिया था, बाजू में गोली लगी थी। ठीक है, बिहार में है, कुसुमी से देख रही है। वो सख्ती से मुंह पर हाथ जमाए, झुकी हुई कुछ देर रोती रही। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका सर थपका, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। इसने बड़ी हिम्मत से खुद को संभाला, सर उठाकर बोली, तुमने रचना पर बड़ा एहसान किया है शेर अली। तुम रचना को लेने बाहर आए, तुम्हें गोली भी लग सकती थी।
मैं किस तरह चुका सकूंगी ये एहसान? मैंने कहा एक ही सूरत है, वो ये कि हिम्मत बांधे रखो और खुद को भी दुखी मत करो, समझी लड़की? बस यही तरीका है एहसान चुकाने का। वो आहिस्ता आहिस्ता हाँ में सर हिलाती रही और धीमे धीमे रोती रही, मगर ये रोना तकलीफ का रोना नहीं था। मुझे मालूम था अब वो पुरस्कून होती जाएगी। हाना गीजल काफ़ी के 2 मग उठाए हुए आए, उससे काफ़ी थी। इसने एक मग मुझे थमा दिया। रचना का रुखसार थपक कर बोली, मैं इतनी सेहतमंद जिल्द वाली प्यारी लड़की को ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीने देती। तुम्हारी क्रीम कॉफ़ी हरमन ला रहा है। रचना कुछ समझी कुछ न समझी मुस्कुरा दी। हाना अपना स्टूल मेरे बराबर खींच ले बोली, शेर अली तुम रंगून जेल से क्यों फरार हुए थे? मैंने काफ़ी का मग मुझसे हटा लिया। हाना ये बड़ी लंबी कहानी है, मैं ज़रूर तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा। मुख्तसर से ये समझ लो कि मुझे ईस्ट पाकिस्तान में काक्सिस बाजार से अगवा करके ज़बरदस्ती बर्मा की सरहद में लाके बंद कर दिया गया था। इस साजिश में बर्मीज़ बॉर्डर पुलिस के लोग और बाज़ फौजी अफसर भी शामिल थे। हाना मुस्कुराई, फिर आंख दबाकर इशारे से बोली, तुम कोई बहुत बड़े इनकलाबी हो, चे जैसे या माऊ जैसे, ये सब तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? मैंने आंखों में आंखें डालकर जरा रूखेपन से कहा, हाना तुम्हें बड़े बड़े इनकलाबियों के नाम जरूर याद होंगे। तुम रिपोर्टर जो हो, मगर अच्छे रिपोर्टर छोटे मुल्कों के छोटे मसलों को भी याद रखते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश का जो नाटक अभी शुरू हुआ है, इसका तुम्हें कुछ आइडिया तो होगा। और सरहद पार किसी छोटे से शहर में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ कुछ लोग आपस में मशवरे कर रहे हैं, तुम्हें इसका भी इल्म होगा। सोमनाथ दित्ता एक छोटा सा फितरंगेज आदमी है, तुमने इसका नाम भी सुना होगा। दित्ता दित्ता आईसी, ये नाम बिल्कुल सुना है, इधर ही बर्मा में सुना है। अब वो यहाँ नहीं, मगर मैं जानती हूँ इस नाम का क्या मतलब है। दित्ता इस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में है। इसने मेरे बाप का गैस हाउस हटा लिया है और वहाँ इसने अपना जासूसी का अड्डा बनाया है। हाना मेरी बातों से मुतासिर हुई, वो किसी आकर मुस्कुराने लगी। मेरी पीठ थपक कर बोली, मेरी बातों का बुरा मत मानना, पिछला 1 घंटा मैंने बड़े ही जान में गुजारा है, मगर ही जान में तो तुम भी रहे हो। तुम शायद मजबूत आदमी हो शेर अली। मैं बर्मी हुकूमत का प्रॉब्लम समझने की कोशिश करूंगी। तुम्हारा और बांग्लादेश का मसला तो मैं समझ गई, हाथ मिलाओ इस इशू पर, हाना गीजल तुम्हारे साथ है। मैंने हाथ बढ़ाया। हाना ने मुस्कुराते हुए गर्म जोशी से मुसाफा किया। लगता था हम दोनों में जो थोड़ी बहुत बदमज़गी शुरू हुई थी अब वो नहीं रही, मगर ये छोटा सा ट्रॉलर अगले लम्हे बदमज़गी और चिड़चिड़ापन से फिर भर गया। नायब प्रेस सताशी, वही 3 पीस सूट वाला गोरा, बाहर से आया और कमर पर हाथ रख के मेरे सामने खड़ा हो गया। बोला, तुम अंग्रेजी जानता? मैंने इसे बताया कि हाँ मैं जानता हूँ। तो स्टूल खींच कर मेरे सामने बिल्कुल नाक से नाक भिड़ाकर बैठकर बोला, तुमने बहुत से सिविलियन मारे हैं, इनके अलावा एक बर्मीज आर्मी अफसर एक सोल्जर को कत्ल किया है, एक और सोल्जर को किसी धारीदार आले से हाथ काटकर अपाहज बना दिया है। मैंने कहा, आखिरी बात के सिवा सब कुछ गलत है, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। नायब दाशी ने पूछा, तुम्हारा नाम शेर अली खान है? मेरे बजाय हना बोली, हाँ इसका नाम शेर अली खान है। नायब दाशी ने चीख कर कहा, तुम इस मामले में दखल न दो। हना इतनी बुलंद आवाज़ में चीखी, मैं इस मामले से अलग नहीं रह सकती। मैं शेर अली खान की अटॉर्नी हूँ, वकील हूँ इसकी, और ये बात शेर अली से मालूम की जा सकती है। शेर अली, क्या मैं दुरुस्त कह रही हूँ? वो मेरी तरफ मुड़ी और इसने आंख दबाकर इशारा किया कि मैं हाँ कह दूँ। मैंने हाँ कह दिया। वो आताशी की तरफ मुड़ी देखा। अब याद रखो, ये मेरा मोक्कल है और ये बराह रास्त बात नहीं करेगा, मेरे वास्ते से तुम्हारे सवालों को जवाब देगा। अच्छा कहो, तुम्हारा अगला सवाल क्या है? आताशी ने किसी बहुत थके हुए आदमी की तरह हना को देखा और कहा, मैं इस वक्त कुछ और नहीं पूछ रहा, और धीरे से कहने लगा, तुम जहन्नुम में जाओ। हना ने आताशी से खुश होकर कहा, और जहन्नुम में तुम भी जाओ। फिर वो मेरी तरफ घूम गई। शेर, तुमने जिसे डिसआर्म किया, इसने लफ्ज़ निहत्ते को आंख मारकर बेहाथ का कहा था। बोली, जिसे डिसआर्म किया वो लीगर पिस्तौल वाला था, एक को इसी लीगर वाले ने गलती से मार दिया। ये दो तो मेरे सामने के हैं। खैर, बर्मी फौज ने दोनों तुम्हारे सामने लगा दिए हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि फौजी अफसर कहाँ मारा गया और सिविलियन किस तरह मारे गए। हमारा नायब प्रेस ताशी कोई खबर भी लाता है तो छान फटक कर लाता है, वो अफवाहें नहीं लाता। मैंने कहा, हना, छानना और फटकना अच्छी बात है, तुम भी तस्दीक कर लो। सुनो, बर्मी अफसर को स्टीमर पर एक रीछ ने चीर फाड़ दिया था। स्टीमर का कैप्टन किसी सर्कस के लिए रीछ स्मगल कर रहा था। वो पिंजरे से निकल के उससे तबाही मचाई। आर्मी के डॉक्टर की रिपोर्ट देख लेना। शराब में धुत इस अफसर को मेरी आंखों के सामने रीछ ने मुआनका करके मार डाला। रीछ बाकायदा इससे गले मिला था। बाकी सिविलियन कबीले वाले थे, वो मांगियान पहुंचने से पहले आपस की फायरिंग में मारे गए। मेरा इनकी मौत से भी कोई वास्ता नहीं। इनके बारे में हॉस्टल की अगवा मिस कुसुमी को मैंने सब कुछ बता दिया है। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर ये बातें कही थी। जाहिर है स्टीमर पर मरने वाले फौजी अफसर की मौत इस तरह वाकई हुई थी। मैंने झूठ तो एक लफ्ज़ नहीं कहा था। हाँ, पूरा सच किसी को बताया नहीं जा सकता था। हना ने मुतमिन होकर सर हिला दिया। 3 रोज तक ट्रॉलर हमें लिए वहाँ खड़ा रहा। रचना और मैं, हना, हम तीनों फर्श पर कालीन डालकर लेटे बैठते और तंग जगह में टहलते रहे। बर्मी फौजी इस ट्रॉलर को घेरे रहे। हम तीनों के सिवा दूसरे सब बाहर आ जा रहे थे। सैकड़ों टेलीफोन कॉलें आई और गई। दर्जनों आला सतह के हाकिम बर्मी भी और मगरबी जर्मनी और अमेरिका के भी आए और गए।
मांगयान कॉलेज के सामने मेला लगा था। BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका के न्यूज़ ट्रॉलर हमारे बराबर आकर खड़े हो गए थे। नायब ताशी का भी मामूल था कि वो हर 2-3 घंटे बाद आकर मुझसे सवालात करता था। पुराने सवालों में अब कुछ नए सवालात भी शामिल हो गए थे जो काकसिस बाजार के गेस्ट हाउस और मेरे वालिद के बारे में भी थे। मैं ताशी का सवाल का जवाब हना गिजल की मार्फत देता रहा। वो बेहतरीन वकील साबित हो रही थी। रंगून से सफारत खाने के अफसर भी आ रहे थे। हाँ, दूसरों के टल जाने के बाद वो मुझसे उधेड़ने वाले सवालात करती थी और फिर मेरी तरफ से जवाब देने बैठती तो सबको लाजवाब कर देती। तीसरे रोज रात में किसी वक्त वॉइस ऑफ जर्मनी और बर्मी हुकूमत में कुछ तय पा गया और ट्रेलर मांगयान से रवाना हो गया। हना हंसकर बोली, लो जी, पिकनिक खत्म, अब काम पर वापसी। एक दिन रास्ते में गुजार कर चौथे दिन न्यूज़ ट्रेलर रंगून में मगरबी जर्मनी के सफारत खाने के अहाते में ठहर गया। हना ने मेरी कमर में हाथ डालकर बाकायदा ट्रेलर से छलांग लगाई और अमरीकी काउबॉयज की तरह याहू का नारा मारा। फिर चीखकर कहने लगी, आओ शेर, आओ रचना, दौड़ लगाएं, कम ऑन। तंग जगह में 4 रोज तक फंसे रहने की तकलीफ से हम तीनों को निजात मिली थी। हना ने अपने स्वीट में, जो जाहिर है सफारत खाने की हदूद में था, रचना को और मुझे एक अलग अलग कमरा दिया। वो सफारत खाने के स्टाफ में से किसी को, यहाँ तक कि कुक और सफाई मेड को भी हमारे कमरों में नहीं आने देती थी। खुद ही हमारा खाना लेकर आती, सुबह शाम लान पर हमारे साथ टहल लगाती। बाकी वक्त के लिए इसने हमें हदायत दी थी कि अपने कमरों के अंदर से मुकफ़ल रखो और इंटरकॉम पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं और खुद हना का फ़ोन सुनने के सिवा कोई टेलीफोन अटेंड ना करो। रंगून पहुंचते ही नहा धोकर हना के मर्दाना जनाना कपड़े पहनकर हम दोनों अपने अपने कमरों में 5-6 घंटे जमकर सोए थे। 4 दिन इसी तरह आराम करते गुजर गए। 5वें दिन मैंने हना के साथ दोपहर का खाना खाने और मुख्तलिफ रिपोर्टें देखने में 3 घंटे गुजारे। अखबारी रिपोर्टरों से, अखबार की तलाशियों से हना की गुफ्तगू और रेडियो पर सुनी, टेलीविजन पर देखी खबरों से मालूम हो गया कि मांगयान में कुछ हो चुका है। अमेरिका, बरतानिया, मगरबी जर्मनी, इन 3 ताकतवर मुल्कों के अलावा भी दुनिया भर के कोई 1 दर्जन खबर देने वाली एजेंसियां मांगयान को कवर कर रही थी। वो शोर हुआ था दुनिया भर में कि बर्मी हुकूमत ने फौज का मुहासरा उठा लिया था और कुसूमी को, जिसे खबरों की मीडिया ने मांगयान कॉलेज की नौजवान निगरां या बेबी प्रिंसिपल बयान किया और लिखा था, चंद दोस्तों के साथ नामालूम मुकाम के लिए जाने की इजाज़त दे दी गई थी। रिपोर्टरों से चंद दोस्तों की तफसील भी मालूम हो गई थी। रिपोर्टरों में बयान किया गया था कि कुसूमी मांगयान से रेड क्रॉस की एक एम्बुलेंस में निकली थी जिसमें एक लड़की जख्मी और बिहार का जख्मी ड्राइवर और बयाला बाई नाम की एक मुकामी नर्स इसके साथ थी। नर्स बिहार के छोटे शिफाखाने में काम करती रही थी। माइन कॉलेज और लड़कों और लड़कियों को हॉस्टल खोल दिया गया था। उस्ताद सब वापस आ गए थे क्योंकि बर्मा के सुप्रीम कोर्ट के एक जज को कॉलेज की पुरानी इंतजामी मजलिस का निगरान बना दिया गया था। बर्मी हुकूमत ने कॉलेज की जमीनों पर जो मुकदमा कायम किया था, इसे समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने पेश कर दिया गया था। मैंने सोचा चलो छुट्टी हुई, बड़े मियाँ ने पूरी जिंदगी जिस काम में लगाई थी वो ज़ाया होने से बच गया। ये सब बातें बताने के बाद हना गिजल कहने लगी, शेर अली, मैंने खुद बेबी प्रिंसिपल मिस कुसूमी से वायरस पर बात की है। वो तुम्हारी दिलेरी से बहुत खुश है और तुम्हें बहुत प्यार कहती है। इसने रचना के बारे में उससे दरख्वास्त की है कि मैं इसे मगरबी जर्मनी सफारत खाने के किसी जिम्मेदार अफसर के साथ मांगयान कॉलेज भेज दूँ। तो ये काम मैंने खुद अपने जिम्मा ले लिया है। कल सवेरे मैं रचना को कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में पहुँचा कर आऊँगी। मैंने सोचा बड़ी ताकतों ने अपनी रेडियो, टीवी और अखबारों ही की ताकत से बर्मी हुकूमत को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया है। इन्हें सियासी दबाव डालने की जरूरत ही न पड़ी। वजह शायद यह है कि कुसूमी का कबीला, बड़े मियाँ और इनका मांगयान कॉलेज बर्मा की तारीख का हिस्सा है। मैं गैर मुल्की हूँ। मैं फिक्रमंद था कि आखिर मेरे बारे में आला या अदना किसी सतह पर क्या फैसला किया गया है। ये ना किसी अखबारी रिपोर्ट में था, न किसी टीवी रिपोर्ट में इस मसले पर एक भी फिक्रा कहा गया था। हना गिजल ने सिर्फ रचना के बारे में बताया था। खैर, इस मजलूम लड़की की तरफ से तो परेशानी दूर हो गई। वो अपने लोगों में हॉस्टल की 4 दीवारी के अंदर हिफाजत में चली जाएगी। हना के चले जाने के बाद मैंने रचना के दरवाजे पर दस्तक दी। रचना अपने कमरे का टीवी लगाया हुआ था। इसे मांगयान कॉलेज, कुसूमी और बड़े मियाँ के शिशुओं की मजलिस के हवाले से किए जाने वाले की खबर हो गई थी। वो मुझे दरवाजे पर देखकर खिल उठी और बेसाख्ता कहकर लगाती हुई बड़ी हाथ पकड़कर कमरे में खींच दी और मुझे गोल गोल घुमेरी दिलाते हुए नाचना और हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा, रुक तो, इस तरह मुझे चक्कर आने लगते हैं, बैठकर बात सुन ले। टीवी की खबरों से भी आगे एक बात सुनाता हूँ तुझे। वो मुझे लेकर एक सोफे में धंस गई। दोनों हाथों में मेरा हाथ थाम कर कहने लगी, हाँ बोलो बोलो शेर अली। मैंने इसे हना गिजल की सुनाई हुई सब खबरें सुना दी कि किस तरह कुसूमी, मोरनी, मीरबाज और ब्याला मांगयान कॉलेज से जा चुके हैं और खुद इसके बारे में कुसूमी ने हना मेम से क्या कहा है। रचना का चेहरा सब सुन के बेरंग हो गया। बोली, मैं किसी हना मेम साहब के साथ मांगयान कॉलेज नहीं जाऊंगी। मैंने पूछा क्यों? बोली, वहाँ कौन है? ना कुसूमी, ना मोरनी, ना ब्याला और ना वो तुम्हें शेर अली, तुम्हें वो कॉलेज में वापस नहीं जाने देंगे। मैंने कहा, हाँ, मेरे बारे में उन्होंने क्या सोचा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा कॉलेज वापस भेजा जाना मुमकिन नहीं लगता। मेरा वहाँ क्या काम? रचना बोली, तो फिर मेरा भी वहाँ कोई काम नहीं है। मैंने हंसकर कहा, तेरा वहाँ वही काम है जो पहले था। अब किसी के होने न होने से कोई फर्क पड़ गया है?
کہنے لگی تجھے کیا پتا، کسی کو بھی کیا پتا، بڑا ہے نا فرق، یا الہی سب کیا ہے؟ میں نے اس لڑکی کی زندگی میں اتنی اہمیت کیوں حاصل کر لی؟ یہ کیا الٹی پلٹی باتیں ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا خیر، ابھی تو ہنا نے مجھ سے ذکر کیا ہے، تجھ سے بات کرتے ہو پھر پوچھنا اس سے۔ کہنے لگی پوچھنا کیا ہے، میں اسے بتا دوں گی، میں اس کے ساتھ کالج والج نہیں جانے کی، میں تو شیر علی کے ساتھ جاؤں گی، میرا کیا پتا کیا ہو، کہاں جانا پڑے، ہو سکتا ہے یہاں سے مجھے وہ جیل ہی بھیج دیں۔ اس کا پورا بدن چلا چڑی کمان بن گیا، بھیج کے تو دیکھے جیل، کیسے جیل بھیجتے ہیں میں بھی دیکھتی ہوں۔ اسے بہت سی باتوں کا علم نہیں تھا، ہنا کو بھی ابھی تک بہت سی باتیں نہیں معلوم تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ تو رنگون کے ہوٹل کانٹیننٹل سے جعلی پاسپورٹوں اور بہت بڑی رقموں کے سفر چیکوں کے ساتھ میرے نکل بھاگنے کا تھا۔ اتنی بڑی رقمیں برما کی پرانی ریاست گڑی کی سفید فام مہارانی جوئی ناہر سین کے خاندانی جواہر انہیں پنے بیچ کر حاصل کی گئی تھی۔ معاملہ صرف فوج کے آدمیوں یا چند قبائلیوں کے مارے جانے کا نہیں تھا، یہ برما کی مرکزی حکومت کے ایک وزیر کی بددیانتی کا معاملہ تھا، جس نے رقم لے کر میرے بڑے میاں کے اور کسومی کے جعلی پاسپورٹ بنا دیے تھے۔ بڑے میاں گزر گئے تھے، کسومی کا نام ایک بہت بڑے بین الاقوامی تماشے یعنی مانگ جان کالج کے محاصرے کے سلسلے میں بطور مظلوم دنیا کے سامنے آ چکا تھا۔ وہ دونوں تو ایک طرح سے بری ذمہ تھے، ایک میں ہی تھا، پاکستانی پٹھان بھائی، ایک غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر برما میں موجود تھا، جس پر فوج کے ایک افسر اور چند کارندوں کو قتل اور زخمی کرنے کا الزام تھا، جس نے سابق مہارانی جوئی ناہر سین کے زیورات کو چرا کر انہیں پونے بیچے اور جعلی ناموں سے سفری چیک بنوائے اور جعلی پاسپورٹ بنوانے کے لیے برمی حکومت کے ایک وزیر کو کرپٹ کیا، جو رنگون جیل سے فرار ہوا، جس نے بہت سے قبائلی قتل کیے، جسے اگر برما کی حکومت کا بس چلے تو فوری موت کی سزا سنا دے، بلکہ زندہ دفن کر دیا جانا بھی میرے لیے کم سے کم سزا ہو سکتی تھی۔ مگر یہ سب باتیں میں رچنا سے نہیں کہہ سکتا تھا، میں نے موضوع بدل دیا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دن اپنی بہت سی بے رنگ مصروفیت میں گزر گیا۔ رات میں کھانے کے بعد جب میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو ہنا گیزل تھی، کہنے لگی ابھی رچنا کو لان پر ٹہلانے لے گئی تھی، اب تمہاری باری ہے، اب بہت سی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ یہ لان پر ٹہلانے کا کون سا وقت تھا، مگر ہنا میری میزبان اور محسن تھی، میں نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، باہر آ گیا۔ خاصی خون کی تھی مگر ہم دونوں گرم شال ہو رہے گھاس پر ٹہلتے رہے۔ ہنا بولی میں نے سفارت خانے کے ترجمان کی مدد سے رچنا سے بات کی تھی، وہ مانگیان کالج جانے پر تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی الجھن کی بات ہے، بتاؤ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بولی وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ میں نے ہنس کر ہنا کی طرف دیکھا، یقین کرو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ہنا فکر مندی سے بولی ہاں اور تمہارے بارے میں بھی ایک بات جو 2 روز پہلے میرے علم میں تھی، میں نے بعض وجوہ سے تم سے چھپائی۔ میں نے کہا بتا دو۔ 2 روزہ وہ خبر روکنے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ خبر یہ ہے شیر علی کے برما کی حکومت اور مغربی جرمنی کی حکومت کے درمیان بہت اعلیٰ سطح پر بات چیت ہوئی ہے اور آخر یہ طے ہوا ہے کہ تمہیں برما کی حکومت کے حوالے کر دیا جائے۔ سویرے ان کے لوگ تمہیں لینے یہاں آئیں گے۔ میں آنکھیں پھاڑے ہنا گیزل کی صورت دیکھتا رہا، وہ خبر نہیں کیا کچھ کہتی رہی، بس میں اس کے ساتھ ٹھنڈے موسم میں لان پر سکڑا سمٹا ٹہلتا ہوا۔ میں بے سمجھے ہاں میں سر ہلاتا اور اس کے ہر بات سے اتفاق کرتا رہا۔ وہ سفری چیک اور پاسپورٹوں اور ویزوں کا ذکر کرتی رہی، تاریخی جواہر اور نثر بازی اور وہی سب کچھ۔ پھر وہ ٹہلتے ٹہلتے رکے۔ میں نے کہا مس گیزل تم نے جس دلیری اور درد مندی سے میرا ساتھ دیا ہے میں اسے زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ میرے پاس تمہارا شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نہیں، میں پختون ہوں، 1000 سال کی مہمان نوازی کی روایت کو اپنے خون میں لیے زندہ ہوں۔ تمہاری مہمان نوازی کی داد اسی طرح دے سکتا ہوں کہ تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو جان دے کے تمہیں بچا لوں اور بس۔ ہنا چلتے چلتے رک گئی، سے مجھ سے بغل گیر ہو کر اپنے رخسار میں رخسار سے لگایا، یہ ان کا شفقت اور خلوص کا اظہار ہوتا ہے۔ کہنے لگی تم دلیر لڑکے ہو اور سمجھدار بھی ہو، میں نے پٹھانوں کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے، تم اچھے پٹھان ہو، میں تمہیں تمہاری باتوں کو یاد رکھوں گی۔ آگے بھی اگر کوئی سفارتی معاملہ ہوتا تو میں خوشی سے تمہاری وکالت کرتی، میرے پاس وہ لیاقت اور لائسنس موجود ہے، مگر یہ معاملات کرمنل کورٹس کے ہیں جو میری لیاقت سے باہر ہے۔ لیکن میں ایک بہت اچھی بنگالی وکیل کو جانتی ہوں، تار دے کر اسے کاکسز بازار سے بلوا لیتی ہوں، خرچ کی پرواہ مت کرو، وہ تمہاری وکالت کرے گا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا کیا اس وکیل کا نام مزمل حسین ہے؟ ہنا پھر چلتے چلتے ٹھہر گئی، تم اسے جانتے ہو مگر مزمل تو اسپتال میں ہے، وہی تمہارے مخالف بنگلہ دوست والوں کا کوئی سیاسی تشدد کا قصہ ہے؟ نہیں یہ مزمل نہیں مگر اس کی پرنسپل فرم کا نوجوان ایڈوکیٹ نصرت علی سید۔ میں نے اس نام کے کسی وکیل کا نام نہیں سنا تھا۔ میں نے ہنا کا شکریہ ادا کیا اور کہہ دیا ٹھیک ہے، کسی کو تو میری وکالت کرنی ہوگی، وکیل نصرت کو میری وکالت کے لیے کہہ دو، ان کی فیس میرا باپ پاکستان میں ادا کر دیں گے۔ میں سردی میں لان پر ٹہل کر لوٹا تو ہر قسم کے ضیاء اور تشویش کے احساس سے خالی تھا، جیسے برف کا تودہ بنا ہوا تھا۔ ہنا کو خداحافظ کہتا دروازہ بند کرتا بستر پر آیا تو لگا جیسے میرے بستر پر کوئی سویا ہوا ہے۔ میں نے گھبرا کر لائٹ جلی وہ مشکل باواز بلند چیخنے سے خود کو روکا۔ بستر پر شال لپیٹ رہے رچنا سو رہی تھی، میں نے دھیرے سے تالی بجائی تو ہنستی اٹھ بیٹھی۔ میں نے سوچا ہنا کو ابھی خداحافظ کیا آیا ہے اور اگر وہ باہر کوریڈور میں ہوئی تو رچنا کی ہنسی سن لے گی، خبر نہیں کیا سوچے۔
उलझन में होंठों पर उंगली रखकर मैंने इसे चुप होने का इशारा दिया। वो धीरे से बोली, मेम से डर रहे हो? मैंने नहीं डरती किसी से। हाँ, मैंने इससे कह दिया है कि मुझे मांगिया नहीं जाना, शेर अली जिधर जाएगा उधर जाऊंगी। मैंने कहा, शेर अली को तो सुबह जेल ले जाने के लिए पुलिस आएगी, सब तय हो गया है। हंस के कहने लगी, मुझे मालूम है क्या तय हुआ है, कहाँ हुआ है, बस मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है। बंदोबस्त कैसा? काम आसान हो गया क्योंकि तुम्हें खबर है कि मैं क्या बदल कर सांप बन सकती हूँ। मैंने हाँ में सर हिला दिया, खबर नहीं। इसका चुलबुला ज़हन किस तरह चल पड़ा था। मैं क्या बदल के सांप बनूंगी और एक टोकरी में तुम मुझे संभाल लेना, इस तरह बस अकेले तुम रह जाओगे और तुम्हें अकेले को यहाँ से निकालने का इंतजाम मैंने कर लिया है। वो बावली लड़की अजीब बात कह रही थी। मैंने सोचा इसे अपनी पूरी बात कर लेने दूँ, वरना वो नामालूम कितनी बहसें करेगी, इसलिए चुपचापी से बैठा देखता रहा। बोली, वो लड़का देखा है तुमने जो मुझसे बर्मी और मेम साहिब से अंग्रेजी में बोलता है? वो सफारत खाने के मुतरजिम का जिक्र कर रही थी। मैंने इसे देखा था, याद आया, खूबसूरत खुश लिबास एक लाउबाली नौजवान। मैंने हाँ में सर हिलाया। वो बोली, वो मुझ पर रिझा हुआ है। मैंने खुश होकर कहा, मुबारक को कहने लगी, सुनो तो, वो मुझसे भाग चलने को कह रहा है। मैंने कहा, हम तुम दोनों ही भाग सकते, भागेंगे तो तीनों ही भागेंगे, शेर अली और तुम और मैं। पूछने लगा, शेर अली को ले जाना ऐसा कौन सा ज़रूरी है? हम दो के बीच वो किस लिए? मैंने इसे फ़ौरन कहानी बना के सुना दी। कहा, शेर अली सरदार है हमारा, बिना सरदार की मर्जी के शादी कर लेंगे तो लानती हो जाएंगे। कबीले वाले उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दोनों को कत्ल न कर डाले, इसलिए हम सरदार को यहाँ से साथ निकालेंगे। वो खुश होकर इजाज़त दे देगा, बस खत्म। वो कहने लगा, दूसरे दिन जवाब दूंगा, सोच लूँ कैसे क्या करना है। तो अब शेर, इसने जवाब दे दिया है, मगर कहता है एक वक्त में एक आदमी को निकाल सकता हूँ। गाड़ी की डिग्गी बहुत तंग है। वो पहले मुझे निकालने की कहता था, बिल्कुल नहीं मान रहा था। मैंने कहा, नहीं, पहले तो सरदार को निकाल, वापस आके दूसरी बार मुझे ले जा, और अगर इस पे तैयार नहीं तो फिर छोड़ दे। वो चालाकी से आंखें चलाती अपना मंसूबा मुझे समझा रही थी। क़यामत की तेज़ो तरा लड़की थी। मैंने जब कहा कि बाहर के निकल के तुझे इससे शादी करनी पड़ेगी तो हंस के कहने लगी, ये तो सारी चालाकी है। वो छुपा के पहले तुम्हें निकालेगा, तुम्हारे हाथ में टोकरी होगी, टोकरी में मैं सांप की काया में बैठी होंगी। वो तुम्हें टोकरी समेत बाहर पहुंचा के मुझे लेने अंदर आएगा। अंदर भला कौन होगा, और बस हम दोनों आगे भाग लेंगे। इससे क्या बहस करता। मैंने इस वक्त दिल में फैसला कर लिया कि वो बर्मी मुतरजिम लड़का मुझे लेने आएगा तो मैं शोर मचा दूंगा। लड़के से रचना का पीछा छूट जाएगा और मैं रचना की पागल स्कीम से निजात पाके अपनी तकदीर का सामना करने रंगून जेल पहुंच जाऊंगा। रचना को इस सूरत में मजबूरन मांगियान जाना पड़ेगा। फिर यह भी कि यहाँ से फरार होके क्या मैं अपनी मौसम की मुश्किल में डाल दूँ, ये मुझे मंजूर नहीं। रचना मुझे सोचते मुस्कुराते देखा तो बोली, लगता है तुम्हें मेरी तरकीब पसंद आई है, जब भी मुस्कुरा रहे हो। मैंने कहा, हाँ बहुत पसंद आई ये तरकीब। चाहकर बोली, इसी बात पर तुम्हारा अपना मुंह मीठा करती हूँ। इसने अपनी जनानी पतलून की जेब से लंबी सी चॉकलेट बाहर निकाली। बहुत एहतियात से अपनी अलग करके पहले खुद अपने हिस्से में दांत मार के काटी, बाकी हंसते खिलखिलाते हुए मेरे मुंह में ठोंसती। मैं शोर करता रहा कि रुक तो, ठहर तो जा, मैं रात को मीठा खा के नहीं सोता। मगर वो ना मानी, बोली, ये मीठी नहीं, काफ़ी कड़वी चॉकलेट है। चॉकलेट वाकई अमरीकी टेस्ट की कड़वी सी थी। वो उठी जल्दी जल्दी, मेरे बिस्तर की सलवटें दूर करके दोनों हाथों में मेरे हाथ लेकर मुझे जैसे झूला झुलाते हुए शब बखैर जैसा कुछ कहती तेजी से बाहर निकल गई। इसने शायद हना के इधर उधर आने जाने चलने फिरने की आवाज़ सुन ली थी। मैं थका हुआ सा लेट गया। सोच रहा था कि उठकर कुली करूंगा, दांत साफ करके लेटूंगा। बच्चों की तरह कुछ खाते हुए सो जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, मगर एकदम ऐसी नींद आ रही थी कि वॉशरूम जाने का बस सोचता ही रहा, सो गया। आँख किस वक्त और कहाँ खुली मुझे मालूम नहीं। अभी अंधेरा ही था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी और सर्दी के मारे दांत बज रहे थे। मेरे ऊपर कोई वजनी कंबल, लिहाफ दरी जैसी चीज़, ये तीनों चीज़ें पड़ी थी और मेरा पलंग मुसलसल हिले जा रहा था जैसे जलजला आ रहा हो। मैंने कंबल लिहाफ हटाकर उठने की कोशिश की तो सर में जैसे ज़बरदस्त टीस उठी। सर इतना दर्द कर रहा था कि मैंने उठने का ख्याल तर्क कर दिया, वैसे ही पड़ा रहा। इसी तरह सर्दी लगे जा रही थी और पलंग था के बराबर जलजले में था। नहीं, ये पलंग नहीं, मैं किसी सवारी पर हूँ, तेज़ रफ्तार सवारी, मोटर कार या ट्रक जैसी। सर दर्द तो कर रहा था मगर मैंने हिम्मत करके पूरी बात सोच ली। हाँ, मैं किसी मोटर कार या ट्रक पर हूँ जो बहुत रफ्तार से दौड़े जा रहा है। हवा तेज़ है, बहुत सर्दी है और मैं जो अपने कमरे में बेहोश हो गया था, मुझे इस वक्त कहीं ले जाया जा रहा है। और वो बर्मी मुतरज्जम वही नौजवान रचना का आशिक, इसने यकीनन हमें हना गिज़ल के स्वीट से और सफारत खाने के दूध से बाहर निकाल लिया है। मैं ताकत लगाकर खुद पर पड़े लिहाफ कम्बल वगैरह में हाथ चलाता उठ बैठा। बाकायदा सर फटा जा रहा था, कमज़ोरी का ज़बरदस्त एहसास हो रहा था और मुंह एकदम कड़वा था। मगर मैंने चीख कर कहा, ओ रे ओ। मेरे बराबर कपड़ों के अंबार में हरकत हुई। एक लड़की की हंसी सुनाई दी और एक सवाल, उठ के जी, शेर अली सरदार। ये रचना की आवाज़ थी। रचना, मैंने आवाज़ दी, अंधेरे में हाथ चलाए। वो कहीं इसने मेरा हाथ थामा
और उठ बैठी। वो बिल्कुल पहलू से लगी सांस ले रही थी और राजदारी से हंसी जा रही थी। हम लोग कहाँ हैं? मैंने धीरे से पूछा। रचना मेरी गर्दन के खम में अपना चेहरा डालकर सरगोशी में बोली, ये जीप गाड़ी है सर्कस वालों की। सर्कस? इसने बर्मी लड़के का हवाला नहीं दिया तो मैं सोच रहा था कि ये सर्कस क्या होता है। कहने लगी, हाँ रे सर्कस, हम शहर से बहुत आगे निकल गए थे, फिर ये एक जीप नजर आई। मैंने हाथ देकर रुकवा ली। कुछ 3-4 घंटे से ये जीप चल रही है, बहुत दूर निकल आए हैं, अब कोई खतरा नहीं। खतरा? कैसा खतरा? मैंने पूछा। अभी मेरा ज़हन साफ नहीं हुआ था। इसी बर्मी और अंग्रेजी बोलने वाले लड़के का, और किसका खतरा? रचना इस मुतरजम बर्मी नौजवान का जिक्र कर रही थी। क्या हुआ? मैंने धीरे से पूछा। बताऊंगी, तू अभी सो जा। इसने मेरे रुखसार से अपना रुखसार भिड़ा के मुझे बच्चे की तसल्ली देते हुए कहा। इसके पास से महंगे सेंट और विदेशी मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। चॉकलेट। मुअज़्ज़िज़ अमीन हज़रात, शेर अली की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।